नमस्कार दोस्तों, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। टेक्निकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में डीसी मशीन के अंतर्गत डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, डीसी मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट एंड मैकेनिकल एनर्जी एज ए आउटपुट के रूप में मिलता है। डीसी मोटर फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है और ये प्रिंसिपल डीसी मोटर के केस में किस तरीके से काम करता है वो हम आगे देखेंगे। डीसी मोटर को ब्रशेस के थ्रू सप्लाई से जोड़ देते हैं, कनेक्शन करते हैं एंड देन ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं कम्यूटेटर से जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके आर्मेचर वाइंडिंग को फीड करता है। जब आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होती है तो वाइंडिंग के करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो कॉइल के रूप में बने होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ही जाना था कि डीसी मशीन में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता रहे। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब एक मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी कर रहा है उसके बीच में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसको एक फोर्स अनुभव होगा और उस फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। एक डीसी मशीन में इसके प्रिंसिपल को देखें तो इस प्रकार से दिखता है। ये आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, ये फील्ड वाइंडिंग है एन टू एस पोल, एन पोल, एस पोल। ये कम्यूटेटर्स हैं, ब्रशेस, और ये डीसी सप्लाई जब आर्मेचर के कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो करते हैं और वो आर्मेचर के कंडक्टर्स एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है तो उसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा अपवर्ड। और इस कंडक्टर के ऊपर अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा डाउनवर्ड। तो जब एक सेगमेंट में एक कंडक्टर ऐसे सेगमेंट है, ऐसे देखें, इसके ऊपर अगर अपवर्ड फोर्स लग रहा है एक साइड में और उसके दूसरे साइड में अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो दैट विल क्रिएट अ टॉर्क एंड दैट विल कॉज अ रोटेटिंग मोशन। ये ऐसे ऐसे घूम जाएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। तो उस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, वो एक इक्वेशन दिया गया है, F = BIL sin थीटा। ये कैसे आया है इसको अगर बताने लगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बस इतना जान लीजिए। फोर्स पर्टिकुलर कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्या होगा, BL sin थीटा। ये साइन थीटा क्या है, उस कंडक्टर का पोजीशन, एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अगर कंडक्टर ऐसे है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर, जैसे अगर हम इस फिगर में देखें तो लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर का पोजीशन अगर ऐसा है तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, और ये राइट साइड का कंडक्टर है, हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के थ्रू इसको देख रहे हैं। तो ये लेफ्ट साइड का कंडक्टर, ये राइट साइड का कंडक्टर। इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई पॉजिटिव। इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन करंट का अपोजिट हो गया। तो लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो होगा BIL sin 90, यानी BIL, जैसा कि प्रीवियस फिगर में दिखाया गया था। दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर और राइट साइड ऑफ द कंडक्टर। इसको अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे, राइट साइड ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे। तो ये जो BIL sin 90 डिग्री ऐसे होगा। और राइट साइड ऑफ द कंडक्टर, अगर हम राइट साइड के ऊपर जो फोर्स कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -BIL। क्यों? क्योंकि करंट क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा। दिस इज I एंड दिस इज -I। तो -I के कारण जो राइट साइड ऑफ द कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा वो -BIL, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो BIL। यानी BIL का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो BIL का डायरेक्शन -BIL का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो जब एक कंडक्टर के ऊपर बीच में पाइवोट पॉइंट बन जाए और उसके लेफ्ट पोजीशन पे अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स हो और राइट डायरेक्शन में लोअर जस्ट अपोजिट फोर्स हो तो ये टॉर्क बनता है। एंड टॉर्क के कारण ही रोटेटरी मोशन होती है। जो हमने एक्सप्लेन किया वो इस तरीके से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। दिस इज अपवर्ड फोर्स BIL एंड दिस इज डाउनवर्ड फोर्स -BIL। यानी फोर्स का जो पोजीशन है वो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट बोथ साइड में अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स होगा और इसी कारण से टॉर्क प्रोड्यूस होगा
और टॉर्क के कारण रोटेशन मोशन ऑफ, यानी रोटेटरी मोशन ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ये कंडक्टर का रोटेटरी मोशन होगा क्योंकि एक फोर्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, दूसरा फोर्स उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, तो ये एक रोटेटरी मोशन आर्मेचर कंडक्टर के ऊपर शुरू हो जाएगी। फर्दर टॉर्क के इक्वेशन को अगर और डेलिब्रेट किया जाए तो जैसा कि हम जानते हैं काइनेमेटिक्स में टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, जो कि टेंजेंशियल फोर्स होता है, इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर ये कंडक्टर है, इसके ऊपर ये फोर्स और ये फोर्स, हाउ मच, ये जो डिस्टेंस है इससे हम लोग गुना कर देंगे तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। और इसी इक्वेशन को यहाँ पे दिखाया गया है कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या हो गया, इसका पूरा डिस्टेंस, दिस इज डब्ल्यू। एफ जो फोर्स लग रहा है, कॉस अल्फा क्या होता है कि अगर ये कंडक्टर के ऊपर, अगर सपोज ये कंडक्टर है, ऐसे पोजीशन है, इसको हम ऐसे लेते हैं, ऐसे पोजीशन है कंडक्टर, तो इसके ऊपर फोर्स ये एफ होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, और इसका जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वो ये होगा, तो ये दैट इज कॉल्ड अल्फा। ये जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा। हमें इस डायरेक्शन में फोर्स को लेना है, टेंजेंशियल, इस डायरेक्शन में, ना कि इस डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पे कॉस अल्फा का कंसेप्ट आया है। तो टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एल ओमेगा, एफ इज इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं बी आई एल, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा बी आई एल कॉस अल्फा इंटू ओमेगा। और इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टॉर्क जो होता है वो करंट और फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, यानी टॉर्क इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को अगर देखेंगे तो एक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये मिल गया आई, एंड बी, एल तो कांस्टेंट है, डब्ल्यू विड्थ भी कांस्टेंट है, कॉस अल्फा ये वेरी होगा, तो ये एक और बी के ऊपर, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्स ही है जनरली अगर कहा जाए तो, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो इसलिए ये बताया गया कि टॉर्क इज ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर की इसी इक्वेशन से निकलेगी। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल, कुछ याद रखिए या ना रखिए, लेकिन ये याद जरूर रखिए, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट एंड फ्लक्स। आर्मेचर करंट और फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क, इसके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी टी ए इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग आगे निकालेंगे, डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, उसमें ये इक्वेशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। ये तो हमने टॉर्क का एक इन जनरल इक्वेशन देख लिया। अब एक डिफरेंट पोजीशंस पे टॉर्क कैसे काम करता है वो हम लोग देखेंगे। सपोज ये एक डीसी मोटर का कनेक्शन है, ये एन एस पोल है, फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा ये दिया गया है, करंट का डायरेक्शन लेटेस्ट एग्जांपल ये यहाँ हमने पॉजिटिव दे दिया है या नेगेटिव दे दिया है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, तो इसमें पॉजिटिव और इस कंडक्टर में नेगेटिव। फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, एफ ऐसा, डब्ल्यू इज द विड्थ, एल इज द लेंथ, ये लेंथ हो गया, ठीक है। तो जो टॉर्क होगा वो बी आई एल ओमेगा, क्यों, क्योंकि कॉस फाई एफ भी ऐसा है और टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा ही होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस फाई इज इक्वल टू 1, और जब कॉस फाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एल ओमेगा। अब दूसरी पोजीशन को देखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल से क्या हुआ, थोड़ा सा मोटर मूव किया, चलिए मूव हो गया, सारी चीजें सेम है, बी का डायरेक्शन वैसा ही है, करंट का डायरेक्शन वैसा ही है, फोर्स ये दिस इज द फोर्स एंड ये दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स एफ कॉस अल्फा। अब इसमें अल्फा का कंसेप्ट आ जाएगा, ये बीच में एंगल जो बन रहा है वो अल्फा हो जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई एल ओमेगा कॉस अल्फा। पोजीशन जब बिल्कुल वर्टिकली 90 डिग्री पे कंडक्टर पोजीशन आ जाए, उस केस में क्या होगा कि कॉस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी टॉर्क 0 हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कंडक्टर वर्टिकली 90 डिग्री पे होती है, यानी वर्टिकल पोजीशन के केस में टॉर्क 0 होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के केस में टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो ये तीनों पोजीशन हमने देख लिया। जब हॉरिजॉन्टल था तो मैक्सिमम टॉर्क बी आई एल ओमेगा, जब टिल्टेड पोजीशन अल्फा एंगल बना रहा था तो बी आई एल कॉस फाई, बी आई एल ओमेगा कॉस फाई, और अगर वर्टिकली 90 डिग्री एकदम वर्टिकल पोजीशन पे आ गया तो टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये तो हमने पोजीशंस देख लिया। अब ये लाइव दिखता कैसे है वो आप वो आगे देखेंगे। यहां पे ये देखिए, ये देखिए मोटर जो मूव कर रहा है इस पोजीशन पे टॉर्क 0 हो जा रहा है और वर्टिकल पोजीशन पे टॉर्क मैक्सिमम हो रहा है। तो मोटर इस तरीके से मूव करता है, कंटिन्यूअस मोशन नहीं होता है मोटर का। पे एक जो वर्टिकल जो हमारा कंडक्टर है वो तो टॉर्क 0 बनाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसी के 90 डिग्री पे एक और कंडक्टर को डाल देंगे, यानी वाइंडिंग जो आर्मेचर की होगी कम्यूटेटर सेगमेंट को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। इनिशियली क्या था, 2 पार्ट में डिवाइडेड था, तो जो मूवमेंट था वो
वो कंटिन्यूअस नहीं था। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आता था तो मूवमेंट सही चलता था, जैसे ही वर्टिकल पोजीशन पे आ गया तो उसके ऊपर फोर्स कम, जीरो हो गया। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे स्पीड ज़्यादा आ गया, वर्टिकल पोजीशन पे स्पीड कम आ गया। लेकिन जब वर्टिकल पोजीशन पे आवे कंडक्टर, उसके 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर हम एक और कंडक्टर को रख दें तो ये जो स्पीड होगी वो एकदम ऐसे कंटिन्यूअस हो जाएगी। और इस तरीके से हम लोग कंडक्टर की वाइंडिंग को और बढ़ा देते हैं ताकि जो स्पीड है जो हमारा हो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये देखिए, इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि आर्मेचर में जब डीसी करंट देते हैं तो आर्मेचर डीसी मोटर बन के रोटेट होता है, और जब रोटेट होता है तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स जब रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा आर्मेचर वाइंडिंग में, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। और ये बैक ईएमएफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस जरूर समझिएगा। बैक ईएमएफ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो बैक ईएमएफ है जो हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं उसको काउंटर करता है। जो वोल्टेज हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों? लेंज लॉ के कारण। इसलिए इसको काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ बोला जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? वो वैल्यू हम लोगों ने डीसी जनरेटर के केस में निकाला था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू पी फाई जेड एन डिवाइड बाई 60A। और ए की जो वैल्यू होगी वाइंडिंग के ऊपर डिफाइन होगी। अगर लैप वाइंडिंग है तो पी होगी, वेव वाइंडिंग है तो 2 होगा। ये जो बैक ईएमएफ है ये ऑलवेज अप्लाइड वोल्टेज, जो हम लोग डीसी मोटर के केस में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ब्रशेस के ऊपर, उससे कम ही होगा, ऑलवेज लेस होगा। और नॉर्मल रनिंग कंडीशन में ये बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। और इसका नेचर ही होता है कि इंड्यूस्ड अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करना। इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है। बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस जानना बहुत जरूरी है। बैक ईएमएफ के कारण ही डीसी मोटर सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन है, वो अपनी रोटेशन को सेल्फ रेगुलेट करता है बैक ईएमएफ के कारण। ये एमसीक्यू में आते हैं कि बैक ईएमएफ के कारण ही डीसी मोटर एक्ट एज ए सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन। वो कैसे, हम लोग देखते हैं। बैक ईएमएफ जो होता है वो फ्लो ऑफ आर्मेचर करंट को रेगुलेट करता है, और वो कैसे करता है वो इस इक्वेशन से आप समझेंगे। बैक आर्मेचर करंट इज इक्वल टू जो हमने अप्लाइड वोल्टेज दिया, और जैसा कि हम जानते थे कि बैक ईएमएफ उसको अपोज करता है, डिवाइड बाय आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर करंट इज इक्वल टू हो गया अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। यानी बैक ईएमएफ जितना ज्यादा होगा उतना आर्मेचर करंट कम होगा, बैक ईएमएफ जितना कम होगा आर्मेचर करंट उतना ही ज्यादा होगा। और जब आर्मेचर करंट ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड, वो आर्मेचर करंट के ऊपर हमने अभी देखा था कि जो टॉर्क है वो आर्मेचर करंट और फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो फ्लक्स करते हैं 3 कंडीशन को लेकर। फर्स्ट कंडीशन है नो लोड कंडीशन। जब मोटर नो लोड कंडीशन पे वर्क रन करे तो उसमें जो टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है वो काफी कम होता है, और इसी कारण से जो तो स्मॉल टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो आर्मेचर करंट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी। और जब आर्मेचर करंट कम हो गई तो आप इस इक्वेशन को फिर से देखिए। जब आर्मेचर करंट की वैल्यू कम हो गई, बहुत ही कम हो गई, तो I इंटू आर, IA इंटू RA, इसकी वैल्यू भी कम होगी, इज इक्वल टू V माइनस EB। तो यानी ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही कम है। V और EB का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, यानी V मोस्टली इक्वल टू EB। ठीक है, तो इसलिए यहां कहा गया है कि जब मोटर नो लोड की कंडीशन में रन करे तो आर्मेचर करंट काफी कम होगा, और जो बैक ईएमएफ है नियरली इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, उसी के नियरली इक्वल टू, बहुत कम डिफरेंस होगा। नेक्स्ट केस क्या है कि मोटर के ऊपर लोड हम सडनली बढ़ा दिए तो क्या होगा, तो बैक ईएमएफ कैसे बिहेव करेगा? आर्मेचर की स्पीड जो होगी वो डाउन हो जाएगी। जब मोटर के ऊपर लोड बढ़ गया आर्मेचर की स्पीड डाउन हो जाएगी। जब आर्मेचर की स्पीड डाउन हो जाएगी तो बैक ईएमएफ कम हो जाएगा। वो कैसे, देख लेते हैं। बैक ईएमएफ का इक्वेशन हमने यही पढ़ा था ना। तो जो बैक ईएमएफ होगी वो डिपेंड करता है एन के प्रोपोर्शनल, और एन क्या है, स्पीड ऑफ द आर्मेचर। तो जब आर्मेचर की स्पीड डाउन हुई तो बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगा, और जब बैक ईएमएफ कम हो गया तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा। यानी आर्मेचर के ऊपर जो अप्लाइड वोल्टेज जो होगा उसको कम अपोजिशन मिलेगा अगर बैक ईएमएफ कम हो गया तो इस कारण से जो आर्मेचर करंट होगा वो बढ़ जाएगा। ये मैक्सिमम आर्मेचर करंट को फ्लो करने देगा। ये अगर डिग्री जैसे ही लोड बढ़ाते जाएंगे तो बैक ईएमएफ हमारा आर्मेचर की स्पीड डाउन होती जाएगी, और जब आर्मेचर की स्पीड डाउन होती जाएगी तो ये आर्मेचर करंट उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो लास्टली हम लोग इस डिसीजन पर निकलते हैं कि जब मोटर को हम सडनली लोड बढ़ाते हैं तो क्या होगा, स्पीड डाउन होगी, बैक ईएमएफ डाउन होगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, तो जो ड्राइविंग टॉर्क है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। और जब टॉर्क बढ़ेगा
ड्राइविंग टॉर्क बढ़ेगा तो जितनी टॉर्क रिक्वायरमेंट है अगर वो एक्सीड करने लगा तो अगेन हाई स्पीड के कारण बैक ईएमएफ फिर से बढ़ने लगेगा, आर्मेचर करंट फिर से डाउन होने लगेगी और मोटर फिर स्लो डाउन हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिए, ये इतना आसान नहीं है। तो मोटर तब तक अपनी ड्राइविंग टॉर्क और स्पीड को, ड्राइविंग टॉर्क बढ़ता रहेगा, मोटर का ड्राइविंग टॉर्क तब तक बढ़ता रहेगा जब तक मोटर का स्पीड स्लो डाउन होता रहेगा। जैसे ही मोटर का स्पीड धीरे धीरे स्टेबल कंडीशन पे आ जाए, ड्राइविंग टॉर्क रिक्वायरमेंट के बराबर हो जाएगा। थर्ड केस देखते हैं कि जब मोटर के ऊपर जो लोड है वो सडनली हटा दिया गया, यानी लोड ऑन मोटर इज डिक्रीज्ड। उस केस में क्या होगा कि जो ड्राइविंग टॉर्क हो जाएगा वो एक्सेस अमाउंट हो जाएगा, रिक्वायरमेंट कम है। तो ड्राइविंग टॉर्क रिक्वायर्ड टॉर्क से जैसे ही एक्सीड करेगा तो आर्मेचर का जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। समझ गए? रिक्वायरमेंट कम है टॉर्क जनरेट करने का और मोटर को ड्राइव बहुत तेजी से कर रहा है तो स्पीड ऑब्वियसली आर्मेचर की स्पीड बढ़ना ही बढ़ना है। और जब आर्मेचर की स्पीड जैसे ही बढ़ेगी बैक ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा और बैक ईएमएफ जैसे इंक्रीज होगा आर्मेचर करंट डिक्रीज हो जाएगा। वो याद रखिए, IA इज इक्वल टू V माइनस EB डिवाइड बाई RA। ठीक है, IA इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V माइनस E डिवाइड बाई RA। और जैसे ही बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी तो आर्मेचर करंट डिक्रीज हो जाएगा और ये डिक्रीज आर्मेचर करंट टॉर्क को कम कर देगा तो ड्राइविंग टॉर्क धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मोटर जैसे ही मोटर का लोड को हम ऑफ करते हैं ड्राइविंग टॉर्क डिक्रीज हो जाता है जब मोटर का स्पीड बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? मोटर का लोड जैसे ही कम करेंगे मोटर का स्पीड बढ़ेगा और ड्राइविंग टॉर्क कम हो जाएगा, आर्मेचर करंट डिक्रीज हो जाएगी, बैक ईएमएफ, और ये सब कौन कर रहा है? बैक ईएमएफ कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बैक ईएमएफ है वो मोटर के लिए सेल्फ रेगुलेटिंग, ये मोटर को एज ए सेल्फ रेगुलेटर बनाता है बैक ईएमएफ। तो डीसी मोटर के प्रिंसिपल में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको जरूर देखिएगा। इसी में अगर बनाएंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, बोरिंग होने लगेगा। इसलिए डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर का एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें उसके ऑपरेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिटेल से एनालिसिस होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।